आप सबसे वार्तालाप करने का प्रयास करूंगा। वैसे यह संगठन भारतीय मजदूर संघ के सारे परिवार में एकदम नया संगठन है और जो श्रमिक संघों की पारंपरिक मान्यताएं हैं उसकी चौखट में ये बैठा नहीं। वामपंथियों द्वारा यह सारे श्रमिक क्षेत्र का संचलन अब तक चलते आ रहा है, तो वामपंथ की जो बुनियादी अवधारणाएं हैं उसमें यह संगठन बैठता है। आप क्रांति के पक्ष वाले नहीं, बुर्जुआ और बुर्जुआ क्लास का कोई संगठन नहीं कर सकता। तो इसलिए स्वाभाविक है कि इन सारे और के परम आज तक के श्रमिक आंदोलन का जितना ध्यान रहना चाहिए उतना रहना नहीं। लेकिन भारतीय मजदूर संघ के नाते जब देश में हमने काम शुरू किया तो स्वाभाविक था कि वामपंथी विचारधारा या अन्य विचारधाराओं से हटकर अलग एक सोच कहीं बनी थी, इसीलिए अलग झंडा खड़ा करे। वरना कोई झंडा अलग खड़ा करे, कोई नारा अलग खड़ा करे, कोई एकाध ताकत का एक स्थान अलग खड़ा करे, इसकी कोई वैसे जरूरत थी नहीं। लेकिन लगा कि जिस ढंग से यह स्थानिक क्षेत्र का नियंत्रण चल रहा है या संचालन चल रहा है वो ठीक तरीके से नहीं चल रहा। तो कुछ बुनियादी मान्यताओं में कुछ बुनियादी फर्क है। श्रमिक आंदोलन ने शुरुआत में यह सोचा कि अगर हम किसी की पहल करेंगे तो श्रमिकों की करेंगे। अब श्रमिकों के भी पहल करेंगे तो जो काम करता है वो श्रमिक है क्या? तो माना यह गया कि वन हु हैज गॉट नथिंग बट टू लूज, जिसके पास गंवाने के लिए कुछ नहीं बचा है, ऐसा सर्वहारा जो है उसी को संगठित करेंगे, उसी को आजाद बनाएंगे, उसी से सत्ता में परिवर्तन ले आएंगे, सामाजिक अवधारणाओं को पुरानी उखाड़ कर नई अवधारणाओं को पैदा करेंगे। यह सारा जिस आंदोलन के अंदर निहित है उस आंदोलन को श्रम आंदोलन के नाम से बताया गया और ऐसा वर्णन करते हुए कई स्थानों पर सत्तांतरण भी हुए हैं, कई स्थानों पर वामपंथी विचारधारा स्थापित हुई। एक समय ऐसा था कि आज विश्व में लगभग वामपंथी विचारधारा, लेकिन उसकी खामियां भी सामने आई कि जैसे मान लीजिए पूंजी एक शोषण का जरिया होता है, पूंजी को मिटाना है, पूंजीपति को मिटाना है, तो तरीका क्या है कि पूंजी द्वारा शोषण होता है इसलिए पूंजी को अलग चलने ना, पूंजीपति द्वारा शोषण होता है इसलिए पूंजीपति को उसके अलग हस्ते ना रखने दो, उसको मिटाओ। यह सारा जो है संचलन सरकार करेगी, सारा संचलन जो है जनता करेगी, तो सारे जो सोर्सेस है रिसोर्सेस है सारे जनता में और समाज होंगे। अब जनता के नाम पर जहां सरकारें बनी तो सरकार ने उत्पीड़न शुरू कर दिया। तो उत्पीड़न का जरिया पहले पूंजी था, पहले पूंजीपति था, उनके स्थानों पर सरकार है और उनका सिस्टम उन्होंने उत्पीड़न शुरू कर दिया। श्रमिक जहां था वहीं रहा और बहुत बड़े पैमाने पर श्रमिक का उन्नयन होगा, उत्थान होगा। अब ये कई पूरे विश्व में 50-60 वर्षों के समयावधि में कई प्रतीत हुआ। मान लीजिए कि एक मिरर रिएक्शन आता है, उस प्रकार से पूंजीवाद को काटने के लिए साम्यवाद को खड़ा कर दिया, बिल्कुल एक मिरर रेप्लिका उसकी बनी। लेकिन दोनों में शोषण वही विद्यमान था, क्योंकि उत्पादन का जरिया जो श्रमिक बन रहा है वो पूरे प्रोसेस का हिस्सा था। अगर पूंजीवाद में वो एक उत्पादन का जरिया बनता है तो साम्यवाद में भी वो एक उत्पादन का जरिया ही बना रहा। उसकी अपनी अलग से हस्ती स्थापित हुई है, ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि समाज से उसका कुछ रिश्ता बनता है, पूरे श्रमिकों को और सारे इन लोगों को लेकर के समाज बनता है। समाज की अवधारणा में ही श्रमिक की अवधारणा निहित है। ऐसी कोई दुनिया की सोच नहीं, श्रमिक को हमेशा अलग से आता है और इसके कारण से ना वो समाज के साथ जुड़ सका, ना समाज का एक आधार बनकर के देश की प्रगति का हिस्सा बन पाया। जहां केवल श्रमिकों की सोच बनी वहां भी उनको संभव नहीं सोचा था कि विरासत में अगर धनराशि मिलती है तो
उससे जो है अलग अलग होता है, क्योंकि पूंजीपति का बेटा पूंजीपति बनता है, इसीलिए ना पूंजी रहे ना पूंजीपति रहे, विरासत का हक ही समाप्त कर, नो राइट टू इनहेरिटेंस। एक बुनियादी चीज बताइए। अब इनहेरिटेंस कैसे होता है? तो मेरा बच्चा अगर ये मान्यता हो जाए तो बच्चे को मैं दे दूंगा, तो कहां पे मेरा बच्चा है ये मान्यता कोई समाप्त। क्योंकि बच्चे पैदा होते हैं मैरिज इंस्टीट्यूशन से, तो सोचा गया कि मैरिज इंस्टीट्यूशन कोई समाप्त। तो मतलब आप मैरिज नहीं मानेंगे, आप रिलीजन नहीं मानेंगे, आप सोशल प्रोसेस नहीं मानेंगे, किसी के बच्चे आप नहीं मानेंगे, राइट टू इनहेरिटेंस समाप्त कर देंगे, तो आदम जमात का कपड़ा बन गया, एक जानवर जैसा आदमी बन गया। तो भाई बुनियादी जो सोच है, जो सोच लेकर के श्रम आंदोलन चला, इस श्रम आंदोलन की बुनियाद में कहीं भी समाज और सामाजिक दायित्व नहीं। भारतीय मजदूर संघ की जब संगठन की रचना हुई तब शुरुआत में यह कहा गया कि वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सोसाइटी, वी सिंक और स्विम अराउंड द सोसाइटी, बिकॉज़ वी आर पार्ट इंटीग्रेटेड पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सोसाइटी। हमारा अलग कोई अस्तित्व इस समाज में है ऐसा हम नहीं मानते। इसलिए सामाजिक दायित्व के भाव से इस संगठन को चलाना, समाज की रक्षा के लिए खड़ग के रूप में यह संगठन खड़ा हो, इसीलिए ताकत खड़ा कर देना, और बगैर किसी लालच के, किसी स्वार्थ के, किसी अल्टीरियर मोटिव के, इस एक सेवा भाव से इस समाज की सेवा करने का एक औजार, इस तरीके से इस संगठन को देखना, एक बुनियाद यह है। अब जब सारे समाज का हिस्सा है तो कहां कौन बुर्जुआ और कौन प्रोलेटेरियट, ये कोई क्लास टाइप ऑफ थिंग वहां बनती नहीं है। जब समाज सारा इकट्ठा है, एक रस समाज जब है, तो कौन छोटा है कौन बड़ा है, कौन ऊंचा है कौन नीचा है, तो ऐसे ऊंच नीच के कोई भाव की कोई मान्यता भारतीय मजदूर संघ के अंदर नहीं है, ना ही कोई ऐसी प्रकार के क्लास टाइप एक मान्यता जो है कि कोई वर्किंग क्लास है, कोई प्रोलेटेरिएट क्लास है या कोई बुर्जुआ क्लास है, यह मान्यता भी भारतीय मजदूर संघ के रचना के अंदर विद्यमान नहीं है। जो जो श्रम करता है वह श्रमिक है, यह मान्यता है। इसलिए अगर श्रम करता है वो अफसर है तो वो भी श्रमिक है, और श्रमिक है तो उसको पूरा हक है श्रम संगठन बनाने का। केवल वो अफसर है इसीलिए वो अगेंस्ट रेवोल्यूशन है, इसीलिए वो प्रोलेटेरिएट नहीं है, इसीलिए वो बुर्जुआ है, इसीलिए वो ट्रेड यूनियन के दायरे के अंदर नहीं आ सकता। आज उन्हीं दतियान उसी सारे हिसाब में और गणित में सारा वहां पर फंसा हुआ है। इसीलिए मिडिल क्लास और हाई मिडिल क्लास की रचना के अंदर जो भी संगठन चलते हैं उनको आज भी डायरेक्ट एफिलिएशन नहीं दे। या आईए वालों को एफिलिएशन सीटू से पिछले 50 वर्षों से चाहिए, लेकिन वो उनको दे नहीं रहे। कहते कि यू आर नॉट पार्ट एंड पार्सल ऑफ द रिवॉल्यूशनरी फोर्स, आप नहीं है। वो बेचारे आए वाले को पता नहीं है क्या उनके बारे में सीटों में क्या सोच चल रही है, लेकिन वो प्रोलेटेरिएट नहीं है। बैंकिंग में जितने यूनियन चलते हैं एक भी प्रोलेटेरिएट का यूनियन नहीं है, इसलिए बैंक वालों के यूनियन को सीपीआई की या एआईटीयूसी का कोई एफिलिएशन नहीं मिल रहा। तो ये बुनियादी चीज है, इसको जान लीजिए। इसीलिए अब सभी को साथ में लेकर भारत के भविष्य बनाने के प्रयास करना, ये एक नजर और होता है। और दूसरा नजर यह होता है कि एक संकीर्ण बनता है, एक दायरा आप बन लेते हो, एक समाज के घर के बारे में सोचते हो, और ऐसी जब आदमी कटी सोच लेकर के आप संगठन चलाते हो, ऐसा संगठन बहुत लंबे समय तक नहीं चल सकता। भारतीय मजदूर संघ अगर ऊपर नए नए पैदा चल रहा है तो भी उसकी वजह यह है कि चिंतन में बुनियादी फर्क है। एक सभा में बैठे थे, यही दिल्ली में केंद्रीय सारे संगठन के लोग थे, तो एक मुझे पूछने लगे कि आप बेरोजगारों के मामले को लेकर के क्यों इतना जूझ रहे हैं। हमने कहा कि क्यों, आपके बच्चे नहीं है, अगर भारत का भविष्य वो बना रहे हैं और बच्चों को तो रोजगार नहीं मिल रहा है तो क्या इस संगठन की चिंता का विषय नहीं बन सकता। तो उन्होंने कहा नहीं, ट्रेड यूनियन का मेंबर वही होता है जो रोजगार कमाता है, जो उसका पार्टिसिपेशन देता है वही ट्रेड यूनियन की चिंता का वो ही देता है ग्रुप भी द पार्टिसिपेंट हु कैन एक्ट इन जॉइंट ट्रेड यूनियन। तो बोलते जो रोजगार ही नहीं कमाते उनका मुद्दा लेकर के आप क्यों रो रहे हैं। तमिलनाडु के सारे हिंदुस्तान का तो रोजगार बंद हो जाएगा, क्या करिएगा। तो फिर देखिए दुकान बंद कर देंगे, कोई रोजगार ही कमाने वाला ना रहे तो ट्रेड में रहेगा नहीं, ना रहेगा, बात में बड़ी बात नहीं, बंद कर देंगे। इतने संकीर्णता से आप अगर इस देश की समस्याओं की तरफ देखोगे, इस समाज की समस्याओं की तरफ देखोगे तो चल नहीं। और यही बुनियादी आंसर है
कि यह अंतर जो है भारतीय मजदूरों को नहीं नहीं ऊपर सीढ़ियों पर पैदा करा रहा और बाकी लोगों को नीचे खिसका रहा। आज अगर गुरुदास दास गुप्ता आके कहते हैं कि वंदे मातरम कहूंगा तो मजबूरी है उनकी, कहने से नहीं कह रहे टू वर्शिप भारत माँ, ये दिस इज द कमिटमेंट, ये हमारा इस पार्ट ऑफ ईथ हो, इसके लिए हम जिंदा है, मरेंगे तो भी इसके लिए मरेंगे, लेकिन उनकी ये कमिटमेंट नहीं है। दिस इज देयर पॉलिटिकल एडजस्टमेंट। आज भारत मां की कहने, भारत मां की जय कहने से अगर 4 वोट मिलते हैं तो भारत मां की जय लिखेंगे। आज वंदे मातरम कहने से अगर बंगाल में खड़ा रहने की 2 इंच जमीन मिलती है तो फिर भारत माता की जय लिखेंगे, वंदे मातरम लिखेंगे, क्योंकि दिन में बाहर निकलते हैं तो तुरंत वाले मार रहे हैं, रात में घर में सोने के लिए जाते तो माओवादी आके मुर्गा गा रहे हैं उनका। तो इसलिए ना दिन में चैन है ना रात में सुकून है। वंदे मातरम नहीं कहेगा तो क्या कहेगा? बुनियादी अंतर है। हमारे भारत मां का जय जयकार जब होता है तो मन में यह भाव है कि भारत मां के लिए जिएंगे और मरना पड़े तो भारत मां के लिए मरने के लिए भी तैयार निछावर हो जाएंगे। दोनों में अंतर है, क्योंकि मजबूरी के राम राम हो जाए अंतर। अब इसीलिए रहा है कि ना वामपंथ रहा, ना भारत मां की जय रही, ना आगे रहा ना पीछा रहा, ऐसे दुनिया में सारा धर्म आंदोलन फंसा था। एक नया जो वैश्वीकरण के बाद मोड़ आया है, इस मोड़ के बाद सारी चिंतन के अवधारणा है वो सारे विश्व में बदलती जा रही है। इंश्योरेंस में देखिए कि पहले अभी एक 20-25 वर्ष पहले तक एक हम सोचते थे कि असिस्टेंट नाम की एक केडर है जो एक की केडर बनेगा, इसी के इर्द गिर्द सारा घूमेगा, ये एक पिवोट बनेगा, ये एक आधार बनेगा सारे आंदोलन। बाद में आहिस्ता आहिस्ता वो खिसक करके हाईवे असिस्टेंट पर आकर रुका के कहा कि ये प्राइम मूवर्स है, ये सारा पेज सेट करेंगे, ये जो है सारा तौर तरीका बताएंगे। अभी ये वैश्वीकरण के पिछले 10 वर्ष में ये प्रतीत हुआ है कि जो मैनेजर केडर है ये सारा पेज सेट करता है, ये सारा जो है आगे आने वाले सारी गतिविधि का जो है लीड यह रखता है। तो मैनेजर उसके इर्द गिर्द वाले जो लोग हैं वो अभी प्राइम मूवर्स हुए हैं, वो अभी पेज सेटअप हुए हैं, आने वाले इंश्योरेंस उद्योग के भविष्य को वो बनाएंगे। अगर इनको भविष्य बनाना है तो कम से कम इनको संगठित तो करना चाहिए। अब यह सोच रखते हुए मान लीजिए कि नोइनो ने अपना झंडा खड़ा किया, तो नोइनो जिंदाबाद कहने के लिए नहीं खड़ा किया, यह भरोसा रखते हुए खड़ा किया है कि अगर हम खड़ा रहते हैं तो हमारे इर्द गिर्द आज जिनको दिशा नहीं है, ना आज आगे चल सकते हैं, ना उनको पता है कि आज कहाँ खड़े हैं, कल आज के झंडे के तले खड़े हो जाएंगे और एक बड़ी ताकत बनेगी। तो इस ताकत के सहारे इस इंश्योरेंस उद्योग के बाकी श्रम आंदोलन के लोगों को भी साझा मोर्चा बनवा करके एक लीड पर, एक तर्ज पर, एक ढंग से, एक योजनाबद्ध तरीके से और कन्फ्रंटेशन का एक आधार बनते हुए और अगर आगे बात करेंगे, आगे रास्ता निकालेंगे तो आगे आने वाली पीढ़ियों का भविष्य जो है यह बड़ी ताकत को सुनिश्चित करेगी और इसका आधार बनेगा यह अफसोस का ऑर्गेनाइजेशन। इसको भागते हुए बहुत पहले ही सोच करके यह कहा कि प्रयोग करके देख रहे थे। बैंकों में किया, बैंकों में पिछले अभी 20 वर्षों से ज्यादा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक ऑफिसर चल रहा है, कई स्थानों पर काफी सशक्त है बैंक। एक बैंक में तो अपना ये ऑफिसर डायरेक्टर भी जाकर के वहां पर स्थापित हुआ है। इंश्योरेंस में अगर संभव हो तो हमें भी, आपके कल गणेश जी महामंत्री रहते कि मुझे नहीं पता अगर रहते तो इनको भी अपने को एलआईसी का एक ऑफिसर डायरेक्टर बनवाना, क्योंकि डायरेक्टर बने ना बने ये चीज नहीं है। उसकी सोच समझ यह है कि जब सही संतुलन वाला, पूरी तरह से सोच मिलाने वाला, इंटीग्रेटेड, जिसके पास थिंकिंग है, इंटीग्रेटेड व्यू है, नजरिया इंटीग्रेटेड है, ऐसा कोई व्यक्ति वहां जाएगा तो एक इंटीग्रेटेड बात कर सकेगा। हम इसलिए नहीं कह रहे कि ऑफिसर्स की सारी चीज ठीक हो, मेरा जीवन यापन ठीक चले, मुझे सुविधा मिले, वो इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ माय गेम, इट्स अ गेम। वो मेरा एक एजेंडा है, मेरा कुछ रखूंगा, 10 मांगे रखूंगा तो 4 पूरी होगी, 6 नहीं होगी तो फिर आंदोलन करेंगे, फिर रखेंगे तो और 4 से पूरी होगी। ये मांगे रखना, मांगे मनवाना, पूरी हो जाना, नहीं रहना, ऐसे जैसे कि आसमान में मान लीजिए बादल आते रहते हैं, कभी बारिश होती है, कभी निकलते जाते हैं, फिर बादल आ जाते हैं। अब कोई ये कहे कि बादल ही मेरा आसमान है, ये बात गलत। बादल आसमान नहीं हो सकता, बादल आते हैं, जाना है
तो कुछ समस्या आएगी, कुछ समस्या जाएगी। जिस आसमान में बादल ना हो वो आसमान हो ही नहीं सकता। उसी प्रकार से जिस ट्रेड यूनियन के सामने समस्या ना हो वो ट्रेड यूनियन कह ही नहीं सकते आप। जो ट्रेड यूनियन है अगर संगठित आंदोलन है तो उसके सामने समस्याएं रहेगी, समस्याओं का निदान भी होगा, कई स्थान पर होगा, कई स्थान पर नहीं होगा। लेकिन बुनियादी प्रयास यह रहा है कि ऐसी कौम के लिए, ऐसे अफसरों के लिए एक आसमान तो उपलब्ध हो। तो ऐसा एक नया आसमान खोलने का प्रयास नोइनो द्वारा हमने इस इंश्योरेंस उद्योग में किया। जैसे अब दो आधार है, एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है हिंदुस्तान का, एक न्यू के रूप में और engine of growth, and at the same time IT industry also equally is an engine of growth. तो मान लीजिए कि इन दोनों में ये ऑफिसर लाइक फॉर्म बहुत ज्यादा है, the engineers are almost equal to the officers, तो उनकी सुरक्षा वहां हो रही है क्या? उनका जायज जो है and their rightful place within the structure of the industry and their rightful income in the form of wages, दोनों जगह पर कमी है। एक अमेरिकन सॉफ्टवेयर इंजीनियर अगर $55 पर आवर अर्न करता है तो हमारे यहां बड़ी मुश्किल से उसको एक दिन का $55 मिलता है। 8 गुना भारत के सॉफ्टवेयर इंजीनियर का उत्पीड़न हो रहा है और इस बात से कोई मुकर नहीं सकता। If we are actually the global competition, then in response to that you should keep your workforce on par with the international standards, isn't it? Anyone can accept it. तो इंश्योरेंस में भी अगर हम इंटरनेशनल कंपटीशन के लिए जाएंगे तो कल चल के जीवन बीमा के और प्रबंधन को ये पूछना पड़ेगा कि आर यू देयर टू कीप योर वर्किंग फोर्सेस ऑन पार विद द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में काम करवा लोगे, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हर चीज चर्चा में ले आओगे, वेतन की कौन बात करे, सुविधाओं की बात कौन करेगा? अरे कुछ और नहीं होता है, शनिचर इतवार छुट्टी तो दे दो, इंटरनेशनल फाइटिंग वीक अकेले करें ना, वो भी नहीं करेंगे आप और उधार करेंगे। शाम के 7 बजे है, 7:30 बजे है, जब तक दूसरी चाबी नहीं लगती है ब्रांच का ताला बंद नहीं हो सकता, ब्रांच मैनेजर घर जा नहीं सकता है। घर जाओ तो आपको 10 बजे फोन करते हो कि सर साहब आ रहा है, एयरपोर्ट चले जाओ। ये कोई तरीका नहीं है, लेकिन जब तक आप ठीक तरह से मजबूती से क्षेत्र में रास्ता दिखाने के लिए नहीं खड़ा रह पाओगे तब तक इसकी कोई पहल नहीं हो। हिंदुस्तान में यह उत्पीड़न भयंकर है। कुछ ठेका श्रमिक है जो गड्ढा बनाते हैं सड़क पर, लो यूजर्स, हाई यूजर्स भी है जो ठेका श्रमिक ही है। तो ये सारे जो है आईटी वाले हैं, चाहे ऑटोमोबाइल में काम कर रहे हैं, ठेका वाले हैं, टाई वाले हैं, हाई यूजर्स है। लेकिन ये जो ठेका मानसिकता है ना, इससे हिंदुस्तान को निकालना रहा है। कई बुनियादी चीजें हैं जिनके लिए हम सोच रहे हैं, प्रयास भी कर रहे हैं। केवल भारतीय मजदूर संघ का एक मुट्ठी दिखाना, एक ताकत दिखाना, यह एक स्वाभाविक प्रयास कोई भी करता है, हम भी कर रहे हैं। दिल्ली में कल प्रदर्शन होगा, बहुत बड़ा सैलाब आएगा, बहुत बड़ा रैला होगा और कुछ उसमें से नतीजा निकलेगा, कुछ अभी भी निकल रहा है। हिंदुस्तान के राष्ट्रपति ने आज तक किसी भी सेंट्रल ट्रेड यूनियन को न्योता नहीं दिया। स्वतंत्रता के बाद ये पहली बार हो रहा है कि किसी सेंट्रल ट्रेड यूनियन को पत्र दिया। अच्छा पत्र नहीं दिया, मान लो पिछले हफ्ते में पत्र भेजा है तो किसी की सिफारिश नहीं लगाएगी, सुषमा जी चाहिए ना, श्रीमती जी को बोलिए हमें इसे चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं। अपने बलबूते पर हमने भेजा, उन्होंने 3 चीजें लिखी थी। कहा कि आईएलओ में रिकॉग्नाइज है, भारत का डेलीगेट भारतीय मजदूर संघ का जाता है, हम नंबर 1 सेंट्रल ट्रेड यूनियन है, केंद्र सरकार ने हमें मान्यता प्रदान की है और इंडियन लेवल कॉन्फ्रेंस में भी प्रधानमंत्री के बगल में उपाध्यक्ष हमारे भारतीय मजदूर संघ का प्रेसिडेंट बैठता है। अगर वो चेयरमैन है तो वाइस चेयरमैन है बैठता है, तो आपके प्रधानमंत्री के बगल में बैठेंगे, इंटरनेशनल भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे और यहाँ राष्ट्रपति में बुलाएगा नहीं, हो नहीं सकता। और फिर ऐसा ही नहीं है, राष्ट्रपति भवन में पूरी तफसील की है, चौहान से पूछा है, आईएलओ से भी पूछा है कि क्या ये कह रहे हैं इनका डेलीगेट आता है क्या? तो आईएलओ ऑफिस ने भी बताया कि हाँ ये बड़े रिस्पॉन्सिबल लोगों को बुलाया, तभी तो जाके राष्ट्रपति जी ने कल बुलाया है 11:40 पर अपॉइंटमेंट। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि अपनी पीठ छुपाना, लेकिन प्रयास क्या चल रहा है तो थोड़ा सुन लीजिए। ये बड़ी बुनियादी चीज है कि हमने ये 1947 में स्वतंत्रता के बाद एक पैटर्न अपनाया है जिसको पार्लियामेंटरी इलेक्शनरी डेमोक्रेटिक सिस्टम कहते हैं, एंग्लो सैक्सन सिस्टम है। इसमें कोई बुनियादी जो चीज निहित है वो यह है
कि दो विचारधाराओं के इसमें टकराव, एक राजनीतिक विचारधारा होगी, वेलफेयर की होगी, वो राजनीतिक दलों द्वारा अपना कार्यक्रम लोगों के सामने प्रस्तुत करेगी, उस कार्यक्रम द्वारा जन कल्याण की एक जो है योजना उस लोगों के सामने आएगी। उसी प्रकार से दूसरी एक विचारधारा वो भी जन कल्याण की अपने अपने राजनीतिक दलों द्वारा वो भी अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करेगी। उधर ग्राउंड पर, उधर फ्रंट पर कार्यक्रमों का टकराव, क्लैश इन प्रोग्राम्स, और उसमें से आम लोगों को एक प्रोग्राम चुनना है, जिसका प्रोग्राम चुना जाएगा उसका छापा फैलेगा। तो बेसिकली इन दिस एंग्लो-सैक्सन इलेक्शनरी डेमोक्रेटिक सिस्टम what they have is the total hegemony of the ruling political party. जो भी जनजीवन बनना है इस झंडे के तले बनेगा, जो भी सांस लेनी है इस झंडे के तले आप ले लो। And incidentally, if some powers come up without having any political inclination or having any fact to belong, ऐसे अगर उनका इस डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर क्या होगा? आजकल डेमोक्रेसी की चिंता करने वाले फ्रांसिस फुकुयामा को भी पता नहीं है कि ऐसी ताकत होगा दुनिया में क्या होता है, क्योंकि कंसेप्चुअली दे हैव टेकन इनटू देयर अकाउंट कि ऐसी कोई नॉन पॉलिटिकल ताकत बनेगी, वो खुद को कहेगी हम नॉन पॉलिटिकल है, और केवल कहेगी ऐसा नहीं, वर्ण भी है। और आज हिंदुस्तान में भारतीय मजदूर संघ के रूप में श्रमिक क्षेत्र में ऐसी ताकत विद्यमान है, और जो आज नंबर 1 है, 1 करोड़ 20 लाख सदस्य बनाए हैं भारतीय मजदूर संघ के जरिए। आसान बात नहीं। विश्व में मैं जाता हूँ, कई विदेशों में जाता हूँ, वहाँ के नुमाइंदे लोग बोलते हैं क्योंकि 11 बजे तो उसकी पॉपुलेशन नहीं है पूरे देश की, इतने हम सदस्य लेके चल रहे हैं। तो एक स्वाभाविक प्रभाव है, लेकिन यह एक कंसेप्चुअली टोटल डिफरेंट सिनेरियो है। और हमारा सब जो प्रयास कर रहा है ना टू अर्न सोशल स्पेस फॉर सच पॉलिसी, आज के सिस्टम में इसका कोई सोशल स्पेस नहीं है। जो भी सोशल स्पेस सिस्टम देती है ना, वो या तो पॉलिटिशियंस को देती है, पॉलिटिकल पार्टीज को देती है, या फिर सत्ता पक्ष में रहे उनको मिलता है, या विपक्ष में रहे उनको भी मिलता है। लेकिन जो ना इस पक्ष के हैं ना उस पक्ष के हैं, अगर किसी के पक्ष में है तो हिंदुस्तान के पक्ष में हम लोग खड़े हैं, और एक बड़ी ताकत के साथ आपके सामने प्रस्तुत है। आप हमारा क्या करिएगा? यहाँ हमारा सवाल राष्ट्रपति को है, यहाँ हमारा सवाल कल के रैली के माध्यम से प्रधानमंत्री को है कि आप हमारा क्या करोगे? हम आपके लगते कौन है? और हिंदुस्तान की इतनी सामाजिक समस्या है, जैसे भ्रष्टाचार की समस्या है, एकापन की समस्या है, न्यूनतम वेतन तय करने की समस्या, ये जो सारी समस्या से पीड़ित यहाँ का श्रमिक है, उसकी आवाज हमें है। हाउ डू यू रेकन, कैसे हमारे साथ आप कैसे पेश आओ? हाउ डू यू सारा ले लेके प्रयास जो चल रहा है भारतीय मजदूर संघ के रूप में टू क्रिएट अ सोशल स्पेस फॉर सच अ डिवोटेड नेशनलिस्ट नॉन पॉलिटिकल फोर्सेस इन द कंट्री, ये बहुत बुनियादी प्रयास, बहुत बुनियादी। फिर कार्यक्रम के रूप में जब जनता को बुलाना है, कुछ कार्यक्रम देना है, तो कार्यक्रम तो निकलते ही अपने आप। तो कल एक कार्यक्रम भी है, कल कुछ इश्यूज भी है, मेरा भी भाषण होगा, सुनने के लिए आए, पर वो भाषण के लिए वहां इकट्ठा नहीं हुए, ताकत बताने के लिए इकट्ठा नहीं हुए। इकट्ठा अगर आए हैं तो इस देश के सामने एक प्रश्न चिन्ह लगाया हमने सारे सिस्टम पर। शायद ऐसा ही एक प्रश्न चिन्ह लगाने का प्रयास अन्ना ने अभी किया रामलीला मैदान पर, अनशन पकड़ा, सारे देश में हवा हो गई। उसके पहले बाबा ने भी वहां पर अनशन किया था, वहां भी मार धाड़ हुई, एक सैलाब सा आया था। लेकिन सारा प्रयास यह है, अगर अन्ना कहे कि मैं राष्ट्रपति नहीं बनूंगा तो लोगों का आश्चर्य चलता है कि क्यों तुम राष्ट्रपति क्यों नहीं बनोगे? सारा देश तुमको जानता है, बोलो ना, आओ यहाँ बैठो राष्ट्रपति भवन में, 116 कमरे हैं। वो कहता है कि मेरी झुकी झोपड़ी है, वही बैठ करके तुम्हें सताऊंगा, नहीं आऊंगा दिल्ली में, क्या करिएगा? बाबा के दिमाग में पहले राजनीतिक आवाज हम निकल गए, बाबा कहता है मैं भी नॉन पॉलिटिकल। तो जो प्रयास चल रहा है ना 2011 का साल, 11 की विशेषता यह है कि सारा प्रयास जो हुआ है, these all non-political forces are rising up and asking a basic question to the system of the country. कि आप हमारा क्या करते हो? We are power, we are force. How do you do this? सारा जो हमारा प्रयास चल रहा है, अच्छा ये ट्रेड यूनियन आंदोलन में भी अब माना है कि भारतीय मजदूर संघ नॉन पॉलिटिकल। आज तक कहते तुम बीजेपी वाले हो, उसके पहले कहते थे। अच्छा ये वेंकैया नायडू एक अपने बैंक के कार्यक्रम में गया था हैदराबाद, तो वेंकैया ने बोला कि बीएमएस वाले के
टेकन नॉन पॉलिटिकल है, तो ये नॉन पॉलिटिकल है, मैं इनको भाउच करता हूं, मैं पार्टी का अध्यक्ष रह चुका हूं, इन्होंने हमारे पार्टी की जिंदगी में कभी नहीं मानी, कहे तो बहुत तंग किया है इन्होंने। तो इसीलिए आप ये मान के चलो कि अगर नॉन कहते नॉन पॉलिटिकल के नॉन पॉलिटिकल। फिर सीटू वाले भी कहते, एक बार अपने पार्टी के ऑफिस में सारे सेंट्रल ट्रेड यूनियन वाले इकट्ठा हुए थे, दूसरे दिन इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस थी, तो उसमें अवस्थी जी को वहां प्रधानमंत्री जी के बगल में बैठना था, सारे सभी उनकी ओर से अपना बयान देना था, तो सभी को बुलाया था ये पूछने के लिए कि ये बयान तैयार है, देखिए इसमें कोई और चीज जोड़ना है क्या। अब सारी वार्ता हो गई, सारे नीचे उतर के आए, तो सारे टीवी चैनल वाले लगे, ये सीटू के अध्यक्ष डॉक्टर पंडे अपने अच्छे निकल रहे हैं, अभी गुजर गए हो रहे हैं। तो पंडे को वो चैनल वाला पूछता है, पंडे की हाउ इज इट दैट आरएसएस ऑफिस नाउ। तो पंडे को बोला आरएसएस और बीएमएस का फर्क मुझे समझता है, पिछले 25 वर्ष से बीएमएस हमारा दोस्त रहा है और आने वाले 25 वर्षों में दोस्त रहने वाला है। क्योंकि कहता है वी नो व्हाट बीएमएस इज, वी नो व्हाट आरएसएस इज एंड वी नो व्हाट बीजेपी इज, दे आर ऑल डिफरेंट फोर्सेस, डोंट कंपेयर वन विद अदर। उन्होंने बोला कि हमारे दोस्त हैं, बीएमएस में है, ट्रेड यूनियन में है, ईमानदारी से काम करते हैं, इनकी ईमानदारी का ही आधार बना है और इसलिए हम इनके दोस्त हैं। तो एकदम वामपंथी से वामपंथी एकदम छोड़ पर गया। हैदराबाद में तो सारे सांझा मोर्चे में नशे को क्या बनेंगे। इफ्टू का ऑफिस है वहां हैदराबाद की, इफ्टू के ऑफिस में चले गए मिलने के लिए कि कल रैली है और सारे ट्रेड यूनियन वाले इकट्ठा है, आपको भी आना है। तो उन्होंने कहा कि आप उनको कैसे आंकते हो। तो हमारे एक व्यक्ति ने वहां जवाब दिया गया कि अपने वहां हैदराबाद की चीफ, उन्होंने कहा कि एक जो गुट है, एक जो चाल चलन है उससे साथ नहीं होता है, कहा कि बुरी अखबार नहीं होता। तो उन्होंने कहा कि जो बेईमान है उससे हमारी दुश्मनी, और हमें पता है कि आप बेईमान नहीं, शायद गलत सोच आपकी होगी, शायद आपका रास्ता गलत हुआ होगा, लेकिन जो प्रयास कर रहे हैं आप बेईमान से नहीं कर रहे, इतना हमको पता है, इसलिए आपका स्वागत है, आप आइए। उसने बोला जिंदगी में हमारी तरह बेस्ट असेसमेंट किसी ने नहीं किया था, आप बैठिए, हम पहले मिठाई लाते हैं, मिठाई खाएंगे, बाद में आपको एक नक्सली कार्यकर्ता बंगाल में नक्सलियों को छोड़ करके बीएमएस का होल्डर बना है। उसे वो क्या कहता है कि नक्सली भी ईमानदार है, बीएमएस ईमानदार है, लेकिन बीएमएस का रास्ता नक्सलियों से ज्यादा प्रभावी है, इसलिए नक्सलियों के साथ रह करके ज्यादा रास्ता और नहीं निकल सकता है, बीएमएस के साथ आना चाहिए। इसलिए आज झूठ उद्योग में अपना होल्डर करके वो काम कर रहा है, नक्सलियों से आया हुआ, माओवादियों से आया हुआ। कहने का तात्पर्य है कि अलग हस्ती, एक अलग चित्र, एक अलग अस्तित्व का निर्माण हमने इस भारतीय मजदूर संघ के झंडे से किया, जहां एक साफ सुथरा जीवन यापन की एक साफ सुथरी छवि हमने प्रदान की है सारे श्रमिकों को जीने का एक मकसद बताया है। और मैं सही मायने में आपको कहता हूं, अगर मनुष्य जीवन का मकसद है आत्मोक्ष, मेरे लिए मोक्ष चाहिए, तो केवल मेरे लिए मोक्ष घर में बैठकर जब जाप करके भी मिल सकता है। आत्मोक्ष के साथ कपल क्या है, जगतम हिताय। मेरा मोक्ष मिले, लेकिन वो मिलते मिलते सारी दुनिया का भी भला हो। और यह प्रयास एक आम आदमी को भारतीय मजदूर संघ के झंडे तले ही प्राप्त है, बाकी अन्यत्र किसी स्थान पर नहीं है, क्योंकि उन स्थानों पर पहुंचने के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए। आपको राजनीति में लड़ना है तो जेब में 1 करोड़ रुपया आपके चाहिए, आपको राजनीति में लड़ना है तो आपका बाप भी कहीं ना कहीं ऊपर सेटिंग उसकी होनी चाहिए, नहीं तो राजनीति में जाने। सामाजिक जीवन में रहते हुए अपना जीवन यापन करते करते अपने मोक्ष का रास्ता सिधारते सारी दुनिया का भी हित हो जाए, आत्मनो मोक्षाय जगत हिताय। एक थीम अपनी सारे काम के हमने बनवा करके सबको की है कि ये प्रयास है, इसलिए कार्यकर्ता इसमें लगा रहता है। वरना तो आप यहाँ आए हैं ना, किसी ने आपके घर पर चेक नहीं भेजा है ना कि 10,000 रुपए ले लो, दिल्ली रहने आ जाओ, ऐसा क्यों हुआ नहीं, ऐसा अपने रत्न के होता भी नहीं। तो भाव पीछे यह है कि आत्मा मोक्षाय जगत हिताय। फिर अच्छे अच्छे कार्यकर्ता आते, खाते पीते घर के, अच्छा है, अच्छा सोचते हैं, अच्छा स्थान है, अच्छे पढ़े लिखे हैं, उन्हीं को कहते हैं कि आप भी इस काम में लग जाओ। इसीलिए कि दूसरी हमने ये भी सब लोगों को टेक बताई अपने काम की कि द बेस्ट शुड सफर सो दैट रेस्ट में प्रॉस्पर। जो सबसे बढ़िया व्यक्ति है उसने ही ये बेड़ा उठाना चाहिए, उसने ये कंधे पर अपना बोझ उठाना चाहिए। अगर वो बोझ उठाएगा तो सारी दुनिया का भला होगा।
वेस्ट मस्ट सफर सो दैट वेस्ट में प्रॉस्पर, और यही आत्मनो मोक्षाय का रास्ता दिखाएगा और जगतम हिताय का दरवाजा खुलेगा। तो कुल मिला के इस प्रयास में आप सभी लगे हो। शायद शुरू में सभी तो यही कहते हैं कि गणेश कानून बड़ा स्मार्ट आदमी है और एकदम पावरफुल पर्सनालिटी है, तो इसकी में से चलेगा। ऐसा पहले बुद्धम शरण देखा, पहले उससे दिखता है उसको शरण पहले होते हैं, बाद में फिर जो है संगम शरण देखा में होता है, बाद में भ्रमण शरण देखा में होता है। तो पहले जो सामने वाला काम करता दिखे, शास्त्री जी अच्छा दाढ़ी वाड़ी अच्छी है काम कर लेता है, जो शास्त्री जी के पास जुड़ जाओ, यही होता है स्वाभाविक। तो ऐसे पहले व्यक्तियों को लेकर के हम इस काम में जरूर आए होंगे, लेकिन इस बुनियादी चीज को समझना भी इतना ही जरूरी है। तो ऐसा है कि प्रयास तो प्रयास जैसे, अभी बाकी तो यूनियन आंदोलन करेंगे तो हम भी तो आंदोलन तो कर रहे, बाकी हड़ताल करेंगे तो हम भी हड़ताल कर रहे, बाकी सभा करेंगे तो हम भी सभा कर रहे, बाकी गालियां दे रहे तो हम भी गालियां दे रहे। ऐसा नहीं, किसी भी काम में रत्ती भर में हम लोग कम नहीं है कहीं। एक आदमी कहा था भारतीय उद्योग संघ बहुत अच्छे हैं, कभी हड़ताल नहीं करते। मैंने कहा भाई साहब आप गलत नहीं मत करो, हमारे जैसी कभी हड़ताल हिंदुस्तान में आज तक किसी ने नहीं की है। 22 महीना 24 महीना हमने हड़ताल की है, करते हैं जब जरूरत पड़ती है तो हड़ताल करते हैं, लेकिन भाव अलग होता है कि किसी को उठा करके आगे में झोंकने के लिए हड़ताल करते हैं। तो कोई विचार है, मेरा बच्चा है घर का और चलते चलते आपकी तरफ जा रहा है, थप्पड़ मारेंगे कि बेटा वहां मत जाओ, जाओगे तो जल जाओगे, मर जाओगे, आपके पास आपको नहीं जाना। तो मैं भी थप्पड़ रसीद करता हूं, दूसरा भी थप्पड़ मारता है, थप्पड़ मारने में फर्क पड़ता है। चाकू छुरी हो, हथियार हो, कोई मदद के लिए एक आध बंदा वो भी चला लेता है, एक आध सर्जन अपने ऑपरेशन के लिए भी स्टार्टर चलाता है। छुरी तो छुरी है, लेकिन जो करने वाले का भाव अलग है, मकसद अलग है, वो जो स्थान है वो अलग है। तो ऐसे अलग प्लेटफॉर्म पर अलग स्थान पर से खड़ा रहते हुए अपने जीवन यापन को चलाते चलाते सारे अपने इर्द गिर्द के लोगों को समेट करके आगे ले चलना और ले चल के आगे भारत का कुल श्रमिक और कुल श्रमिक की मदद से भारत का कुल समाज, इन सारे लोगों का उन्नयन उत्थान करना और मेरा देश इस सारे विश्व में सबसे दीप्तिमान हो, सबसे प्रभावी हो, इसके लिए लड़ेंगे, इसके लिए चलेंगे, इसके लिए जिएंगे और जरूरत पड़े तो इसके लिए मरेंगे। ऐसा राष्ट्र समर्पण भाव जिनके मन में है, ऐसे अवसर सारे लोग, यह विस्तृत श्रमिकों का परिवार सारे हिंदुस्तान में फैला हुआ 1,20,00,000 का, तो इसमें यह मरीनों जस्ट अकॉर्डिंग के, तो एक परिवार का मुखिया होने के नाते इस परिवार में जो सबसे नया बच्चा पैदा हुआ है उसकी लीलाएं देखने के लिए मुझे यहाँ आना और आपका सारा कामकाज देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत अच्छे तरीके से। और इसलिए मुझे विश्वास है कि आगे चल करके यह आपका संगठन तो ऐसे विचार के बन ही जाएगा, क्योंकि आपके साथ स्पर्धा में कोई है नहीं, और जो स्पर्धा करने वाले ऐसा मानते हैं उनके तो हस्ती और उनका वजूद भी नहीं। अरे टकराव जब होगा जब दो पहलवान भिड़ेंगे और वो सामने वाले को पहले से लपा मारा है, वो अच्छा पहलवान है, आपकी गल रहेगी, आप तो जीतेंगे, इसमें मुझे कुछ मन में शक नहीं है। लेकिन केवल यहाँ नंबर 1 बैठ के बनना और एक 50 लाख रुपया आ जाए इकट्ठा तो साथ में वो खुशी मनाना, ये केवल ऐसा मकसद लेकर के इस क्षेत्र में नहीं आए। हमेशा आपको इस चीज का स्मरण है कि दैट इज नॉट द गोल फॉर व्हिच वी आर हियर, दैट इज नॉट द पर्पस फॉर व्हिच वी आर, ये नहीं है। हमारे मन में भाव है ये आमूल चूल परिवर्तन ले रहे, जहां सबका सम्मान होगा। आज हिंदुस्तान की अगर छवि में हस्ती में कोई एक चीज की बुनियादी कमी है तो यह कमी है कि हिंदुस्तान का हिंदुस्तानी श्रम का सम्मान करना नहीं चाहता और अपना झंडा अपने पिछले 55 वर्षों से हम कहां की यहां खड़े हैं। अगर केवल एकमात्र प्रयास हम लोगों का है या सिंगल पॉइंट एजेंडा जिसको कहते हैं, अगर वो एजेंडा आप चलना चाहते तो एजेंडा क्या है? ये सामाजिक अवधारणाओं के अंदर श्रम के सम्मान की भावना का रोपण, सबका सम्मान करना है। हिंदुस्तान से कोई श्रम मिलता नहीं, कोई काम खराब नहीं, सभी काम का सम्मान होना चाहिए। और ऐसे परिवर्तन के लिए अगर जरूरत पड़े तो फिर प्रदर्शन करेंगे, जरूरत पड़े तो फिर संगठन चलाएंगे, जरूरत
आंदोलन करेंगे, जुलूस निकालेंगे, सड़कों पर जाएंगे, झंडे फहराएंगे, कपड़े फाड़ेंगे, जो करना है सो कर गुजरेंगे, लेकिन बुनियादी प्रयास किया जाता है। इस दृष्टि से भी आज तक इस श्रम आंदोलन का चलन कोई ठीक नहीं। आपकी श्रम आंदोलन की छवि जो सारे भारतीयों के मन में है वो ठीक छवि नहीं। इसीलिए फिर समाज के पास जाना, नीतियां बनाना, समाज का हम अंग है, आपकी मदद के लिए आए हैं, आपकी सहायता के लिए ताकत के रूप में आप हमें देखिए, समाज का अंग है। अब जब बताने जाएंगे समाज कहता है कि तुम मेरे हो कौन, मेरा तुम्हारा रिश्ता क्या है। ट्रेड यूनियन आंदोलन ने कभी भटक के समाज की तरफ नहीं देखा, न समाज ने उनको कभी सराहना की नजर से देखा है। जब ये है तो जितना मिले हैं दोनों तरफ से, ऐसे में आप क्या बातें कर रहे हो समाज परिवर्तन क्या है, समाज हाथ पकड़ नहीं दे रहा, कायदा परिवर्तन की बात नहीं कर रहे। तो सोचा यह भी है कि सेवा का भाव मन में रखते हुए समाज की सेवा करें। मैं अमृतसर गया था और वहां स्वर्ण मंदिर भी हुआ है, सदर जानते हैं कि वहां कार सेवा होती है। लोगों के जूते साफ करने के लिए लोग बैठते हैं आकर के खुद, और मैंने कहा इनको बैठने की क्या जरूरत है, यहाँ बड़े लाला है, यहाँ के 50 नौकर घर में काम कर रहे हैं। मैंने कहा लाला जी यहाँ बैठ के क्या कर रहा है, नौकरों को भेज देते हैं। मैंने कहा ना, कार सेवा का भाव नहीं होता है, दूसरे किसी को भिजवा करके वो सेवा नहीं होती। सेवा आप खुद को समय लगाना है, आप खुद को खपना है, उसमें तब सेवा होती है। तो ऐसा हमारे भी कुछ संगठन आजकल सेवा कर रहे हैं, किसी एक संस्था को बुला करके 4 लाख का चेक देते हैं, अखबार में फोटो आ गया तो भारतीय विद्युत संघ की सेवा होगी, 4 लाख रुपए दे दिया, सेवा समाप्त। ऐसा नहीं, समाज के साथ संपर्क करके समाज को उसकी आराधना करते हुए, चरण स्पर्श करते हुए, छूते हुए, हमारे पुरखों ने जो अभ्यर्थ किया है उसकी माफी मांगते हुए समाज को पहले अपनाना है। समाज अपनाया गया तो बाद में फिर उसमें परिवर्तन ले आने की बात करनी है। आगे आने वाले 50 वर्षों में ये काम हमको करना है। एक तरफ से ताकत को भी बढ़ाना है तो दूसरी तरफ से सारे समाज को एहसास भी दिलाना है कि यह बड़ी हुई ताकत है, समाज की हितरक्षक ताकत है, समाज की भक्षक ताकत नहीं, या आसुरी दान में ताकत नहीं। इसका एहसास जब दिला पाएंगे तो सही मायने में हमारे समाज में परिवर्तन के एक प्रयास का नया अध्याय खुलेगा। चलिए सफर चलना है, आगे फिर आएंगे, फिर बात करेंगे, आपसे फिर रूबरू होती रहेगी। और तब तक आपका संगठन बढ़े, आपका संगठन सशक्त हो, प्रभावी हो, कार्यकर्ताओं को काम करने का समय मिले, वो ऊर्जा उनमें भर जाए, इतनी सारी विश्वकर्मा जी से प्रार्थना करते हुए और आपको नई शुभकामनाओं की और वो भी बात देते हुए मैं ग्रहण करता हूँ। आवाज